हेलो स्टूडेंट्स। मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य कॉमर्शियल नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स की मदद करने का है जो गरीब हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं और जिनके पास पर्याप्त गाइडेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह वीडियो कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एवं यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है जो सेकंड ग्रेड में एसएसटी विषय से, सोशल साइंस विषय से तैयारी कर रहा है, क्योंकि यह वीडियो आपको इकोनॉमिक्स का बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। देखिए, चूँकि इस वीडियो का मूल उद्देश्य कक्षा 10 के स्टूडेंट्स की हेल्प करने का है, तो मैं ये वीडियो चालू करता हूँ। देखिए, एसएसटी या सोशल साइंस विषय की अर्थव्यवस्था की जो पुस्तक है, आर्थिक विकास की समझ, उसका अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसको ये वीडियो डील करता है। इसमें सबसे पहले मैं ब्लूप्रिंट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस 1 मार्कर आएंगे। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको 1 मार्कर का मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव है या रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले हैं। अतः 3 मार्क्स यहाँ ऑब्जेक्टिव से आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्कर। 2 मार्कर का भी मतलब पहले मैं बता चुका हूँ, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमें 2 लाइन में देना है। इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स का है ये चैप्टर। तो ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, और मैं आपको पढ़ाते समय ये भी बताता चलूँगा कि यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चंस बनेगा और यहाँ से 2 मार्कर क्वेश्चंस बनेगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से 1 मार्कर्स क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक क्षेत्रक को किस नाम से और जाना जाता है। कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक यानी किसी भी भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। 3 क्षेत्रक होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो पहला 1 मार्कर मैंने आपको क्या बताया कि प्राथमिक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। अब देखिए, सबसे पहले आपके लिए यहीं से 2 मार्कर बनता है कि प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, इस क्षेत्रक के अंतर्गत वे गतिविधियां शामिल हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। ध्यान से समझिए, यानी इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियां, ऐसी आर्थिक गतिविधियां मैं कहूँ, वो शामिल हैं जिनके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं और किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, वस्तु का प्राप्ति होती है। अब यहाँ से आपके लिए एग्जाम्पल्स, ये 1 मार्कर क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। आप ध्यान से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि इसके अंतर्गत कौन सी है, कृषि। दूसरा है पशुपालन, तीसरा है खनन और चौथा है मत्स्य। एक और गतिविधि इसके अंतर्गत आ जाती है वानिकी। वानिकी, ठीक है ना। मेन रूप से ये 5 गतिविधियां हैं, कृषि, पशुपालन, खनन, मत्स्य एवं वानिकी। ये प्राथमिक क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियां हैं। आपको 1 मार्कर में ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। पहले भी पूछा जा चुका है ये बोर्ड एग्जाम में कि प्राथमिक क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम बताइए। तो उसमें आप कृषि और पशुपालन बता सकते हैं और 1 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। एक आता है कि इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि क्यों कहा जाता है। कारण क्या है, यहाँ से 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है।
कि प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का मतलब क्या है। यह उन सभी उत्पादों का आधार है। जैसे हम देखते हैं प्राथमिक विद्यालय, वो उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों का एक बेस होता है, आधार होता है। इसलिए हमने इस जो पहली से पांचवी तक के स्कूलों को क्या नाम दिया है, प्राथमिक विद्यालय, यानी वो आधार बनाते हैं बच्चों का, प्राथमिक विद्यालय, इसीलिए उनको कहा गया है। इसी तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था का जितने भी उत्पादों का निर्माण होता है, उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। अभी मैं बताऊंगा द्वितीय क्षेत्रक। अतः इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां कहते हैं। अच्छा, एक यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन और आ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक क्यों कहते हैं। एक अगला प्रश्न क्या आ सकता है, प्राथमिक क्षेत्रक को, ये 2 मार्कर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक क्यों कहते हैं। अब इसका आंसर भी क्या होगा, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्रक की जितनी भी समस्त गतिविधियों के अंतर्गत कृषि सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक क्यों कहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्रक के अंतर्गत सभी गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है, कृषि। इसके अंतर्गत सर्वाधिक लोग रोजगार प्राप्त करते हैं और अपनी आजीविका का पालन करते हैं। समझ में आ गया। अब दूसरा यहाँ से 2 मार्क 1 मार्कर्स आता है, द्वितीय क्षेत्रक पे आ जाते हैं हम। इसको हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्रक के अन्य नाम क्या है, यानी आपसे पूछा जा सकता है द्वितीय क्षेत्रक को रिक्त स्थान क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्रक या विनिर्माण क्षेत्रक, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखिए, द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि किसे कहते हैं। द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रक से जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उनका उपयोग करके नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब समझिए, पहला आपसे यही पूछा जा सकता है कि द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि किसे कहते हैं, तो ये 2 मार्कर प्रश्न है कि द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि किसे कहते हैं। इस क्षेत्रक के अंतर्गत वे सभी आर्थिक गतिविधियां शामिल होती हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं का उपयोग कर उद्योगों में, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, उद्योगों में नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ये द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि कहलाती है। अब यहां से आपके लिए ये प्रश्न भी आ सकता है कि द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक क्यों कहा जाता है। सॉरी, पहले मैं इसको इसके एग्जाम्पल्स को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद में मैं दूसरा क्वेश्चन डील करता हूँ कि इस क्षेत्र के अंतर्गत वे गतिविधियां शामिल हैं जिनमें प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग कर उद्योगों में नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे कपास है, कपास का हम उपयोग करते हैं और कपड़ा बनाते हैं। कृषि क्षेत्र की गतिविधि है कपास, और इससे किसका निर्माण हो रहा, कपड़े का। ऐसे ही कृषि के अंतर्गत गन्ने से हम शक्कर का निर्माण करते हैं या गुड़ का निर्माण करते हैं। तो गन्ने से शक्कर का बनना या गुड़ का बनना द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधि है। गेहूं से बिस्किट या ब्रेड का बनना, ये सभी द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियां हैं। तो आपसे 1 मार्कर में जैसे प्राथमिक क्षेत्रक में पूछा गया कि प्राथमिक क्षेत्रक की 2 गतिविधियों के नाम बताइए, ऐसे ही आपको यहाँ 1 मार्कर में पूछा जा सकता है द्वितीय क्षेत्रक की 2 गतिविधियों के या 2 उदाहरण दीजिए। तो कपास से कपड़े का बनना, गन्ने से शक्कर या गुड़ का बनना, गेहूं से बिस्किट ब्रेड का बनना, वन में वन के पेड़ पौधों की लकड़ी से फर्नीचर का बनना,
लोहे की वस्तुओं से मशीन का निर्माण। अब देखिए अगला प्रश्न जो मैं आपको बीच में पहले डील कर रहा था वो है 2 मार्कर कि द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक क्यों कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जो परिभाषा में मैंने ऊपर की परिभाषा में क्या बताया कि द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुओं का उपयोग कर उद्योगों में, कहाँ पे, उद्योगों में नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसीलिए चूंकि उद्योगों में नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब दूसरा एक प्रश्न और आ सकता है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि को हम विनिर्माण क्षेत्र क्यों कहते हैं, या द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र क्यों कहते हैं। अब समझिए, ये शब्द को समझिए, वि यानी विशिष्ट, निर्माण यानी बनाना, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग कर उद्योगों में नवीन, नवीन यानी विशिष्ट वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसीलिए द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों को विनिर्माण क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक को विनिर्माण क्षेत्रक कहा जाता है, क्योंकि इसमें विशिष्ट निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी 2 मार्कर बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हम तृतीय क्षेत्रक पे। देखिए तृतीय क्षेत्रक किसे कहते हैं, इंग्लिश में टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। पहला तो इसका 1 मार्कर क्वेश्चन यही बनेगा कि तृतीय क्षेत्रक को निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है, तो सेवा क्षेत्रक, सर्विस सेक्टर। देखिए अगला 2 मार्कर आ सकता है कि तृतीय क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो यहाँ से पहली बात तो हम क्लियर करें कि जहाँ प्रथम क्षेत्रक या प्राथमिक क्षेत्रक में और द्वितीय क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्रक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। ये बात ध्यान दीजिए, ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक यानी ये और ये तो वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पादन से जुड़े हुए हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्रक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता। तो क्या करता है तृतीय क्षेत्रक, अब समझिए, यहीं पे इसकी परिभाषा भी आती है कि तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि इस क्षेत्रक के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके विकास हेतु, उनके डेवलपमेंट हेतु सेवाएं प्रदान की जाती हैं या उनका सहयोग किया जाता है, विकास हेतु सहयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न आता है आपके लिए 1 मार्कर में कि तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां हैं। देखिए परिवहन, बैंकिंग, संचार, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी गतिविधियां किसके अंतर्गत आती हैं, तृतीय क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। समझिए, खेत में फसल का उत्पादन हुआ, फसल को खेत से फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रैक्टर आपके। तो ये क्या हो गया, परिवहन का साधन हो गया। फिर वस्तुओं का उत्पादन फैक्ट्रियों में हो गया, वहां से बाजार तक वस्तुओं को पहुंचाने का काम कौन करता है, परिवहन। तो समझ में आ गया कि परिवहन कैसे, और परिवहन कर क्या रहा है, सेवाएं तो प्रदान कर रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। वो अगला प्रश्न मैं अभी डील करता हूँ। अब देखिए बैंकिंग, आजकल आप देख रहे हो कि हर एक चीज का किसान को उद्योगपति ने पैसा प्रदान किया फसल के लिए, वो बैंक में ले जाके उसको जमा करता है। उद्योगपति जो निर्मित वस्तु है, चाहे गुड़ है, शक्कर है, बिस्किट है, ब्रेड है, इनको कहाँ पे, बाजार में बेचता है, तो उद्योगपति को बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है, तो बैंकिंग। ऐसे ही संचार, आजकल पूरा बिजनेस
बिना मोबाइल के होता ही नहीं है, सारा मोबाइल संचार के अंतर्गत आता है। विभिन्न प्रकार की शिक्षा, शिक्षा, बिना शिक्षा के किसी भी प्रकार के उद्योग का चलना, अच्छे तरीके से कृषि का संचालन करना, विभिन्न प्रकार की खेती का उत्पादन बड़ा कठिन है बिना शिक्षा के। और चिकित्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना स्वास्थ्य के आप कोई भी गतिविधि संपन्न नहीं कर सकते, इसलिए। तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में के उदाहरण बताइए, या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती है। तो आप परिवहन लिखोगे, बैंकिंग लिखोगे, संचार, चिकित्सा एवं शिक्षा। देखिए अब 2 मार्कर क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये महत्वपूर्ण है, पहले भी पूछा जा चुका है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या इंग्लिश में सर्विस सेक्टर क्यों कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है। आंसर क्या होगा, चूंकि तृतीय क्षेत्र में, या चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, सेवाएं प्रदान करती हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। चूंकि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हम वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएं प्रदान करते हैं या सेवाओं का सृजन किया जाता है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सिंपल भाषा में आप इस तरीके से कह सकते हो, जैसा मैंने अभी बताया कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का सृजन किया जाता है या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ से आपके 4 से 5 2 मार्कर्स बनते हैं और कम से कम 6 1 मार्कर बनते हैं इस पेज से। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। आपने एक वर्ड सुना होगा, जीडीपी क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें वित्तीय वर्ष को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अब आप समझ गए होंगे वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, कि वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 1 अप्रैल से आरंभ होता है वित्तीय वर्ष और 31 मार्च तक इसका अंत होता है। तो जितने भी अर्थव्यवस्था संबंधित जितनी भी गणनाएं हैं वो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत की जाती है। अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, 2 मार्क का प्रश्न। सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य है देश की घरेलू सीमाओं के अंतर्गत या भीतर एक वित्तीय वर्ष। मैंने आपको बताया था कि कोई भी गणना हम करते हैं तो उसको आधार क्या मानते हैं, वित्तीय वर्ष को। एक देश की घरेलू सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों, अभी मैंने बताया प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीनों जो क्षेत्रक है उसमें जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है या जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही है उनका मौद्रिक मूल्य यानी पैसे में मूल्य क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो इसको ध्यान से परिभाषा को समझिएगा। अब इसमें सबसे पहले मैं लेता हूं, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया अंतिम वस्तुएं, अंतिम को पहले हम अंतिम और मध्यवर्ती का अंतर समझ लेते हैं। ऐसी अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, फाइनल गुड्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जा रही हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हम बिस्किट को खाते हैं तो बिस्किट हमारे द्वारा उपभोग किया जाता है अंतिम रूप से। तो बिस्किट क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गई, यानी ऐसी वस्तुएं जिसका अंतिम रूप से उपभोक्ता उपयोग करता है। जैसे जूता, जूते को हम पहनते हैं अल्टीमेट रूप से, अंतिम रूप से। तो ये सभी वस्तुएं क्या हो गई, अंतिम वस्तुएं। ऐसी सभी वस्तुएं जिनका सीधे या अंतिम रूप से
उपभोक्ता उपभोग करता है। अब समझिए, ये तो हो गई अंतिम वस्तुएं जैसे जूता, और अभी मैंने आपको बिस्किट का एग्जाम्पल दिया। अब मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? ये दोनों ही 1 मार्कर 2 मार्कर के प्रश्न बनते हैं। 2 मार्कर यहाँ से भी बनेगा। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? 2 मार्कर आपको यहाँ से भी बनेगा। मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? अंतिम वस्तुओं के निर्माण में काम आने वाली सभी वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल समझिए। अभी मैंने बताया कि बिस्किट में कौन कौन सी चीजें निर्माण आती हैं, कौन कौन सी चीजें उपयोग में आती हैं? सबसे पहले गेहूं या गेहूं का आटा, दूसरा पानी, चीनी, अगर उसमें नट्स हैं तो आपके मेवा, जो भी आप काजू या बादाम जो भी डालते हैं, अगर वो क्रीम वाले बिस्किट हैं तो क्रीम, पानी या दूध, जो भी उसके निर्माण में काम आने वाली सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तुएं। ऐसे ही जूते का एग्जाम्पल दिया अभी। तो जूते में लेदर का हो सकता है, वो कपड़े का हो तो कपड़े का, उसका सोल पीयू का है या किस चीज का है, रबड़ का है तो रबड़, एवं उसका कलरिंग, ये सभी चीजें क्या आती है? मध्यवर्ती वस्तुओं में आती है। और अंतिम रूप से उत्पाद क्या तैयार हुआ? जूता या बिस्किट। अब समझिए, एक प्रश्न आपके लिए 2 मार्कर ये भी बनेगा कि राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? यहाँ पे ये शब्द है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब अगला प्रश्न यही आता है कि सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत केवल अंतिम वस्तुओं को क्यों शामिल किया जाता है? पहला, मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अभी इसकी परिभाषा हमने बताया। और अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। अर्थात जैसे किसी बिस्किट के पैकेट का 5 रुपये कॉस्ट है, सॉरी 5 रुपये कॉस्ट है। अब इस बिस्किट के पैकेट के जो अंतिम रूप से हमें 5 रुपये पड़ा कॉस्ट, उसमें उस गेहूं के आटे की कीमत भी शामिल है, उसमें जो पानी या दूध लगा उसकी भी कीमत शामिल है, इसमें अगर कोई नट्स यूज में आए हैं उसकी भी कीमत शामिल है, क्रीम लगी है तो क्रीम की भी, चीनी लगी है चीनी की भी कीमत शामिल है, बिस्किट का निर्माण करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी शामिल है, उस उद्योगपति का मुनाफा भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जो आपके एक थोक विक्रेता और एक आप कहते हैं कि यहाँ पे जो छोटी छोटी दुकानों पे उस बिस्किट के पैकेट को बेचते हैं, खुदरा विक्रेता, तो छोटे जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, उनका भी मुनाफा शामिल है। इस तरीके से जो सारी चीजें हैं उनका मूल्य उस एक अंतिम जो वस्तु है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और अगर हम अलग अलग से आटे का भी कॉस्टिंग करेंगे और उस बिस्किट का भी कॉस्टिंग में पहले से वो चीज़ें शामिल हैं, दोबारा से उन चीज़ों को और जोड़ेंगे तो हमें सही जीडीपी प्राप्त नहीं होगा, सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य जीडीपी की या सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता है, उसके मूल्य को नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि उसका मूल्य पहले से ही किस में शामिल होता है? अंतिम वस्तु में शामिल होता है। तो यहाँ से 2 मार्कर प्रश्न बनेगा, आपको ध्यान रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? देखिए, अल्प बेरोजगारी की स्थिति वह है जब लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम पे काम कर रहे हैं, उस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अब एक प्रश्न यहां से पहले आ चुका है 1 मार्कर में कि अल्प बेरोजगारी सर्वाधिक किस
क्षेत्रक में देखी जाती है। आंसर क्या होगा आपका? कृषि क्षेत्रक में या प्राथमिक क्षेत्रक में, कृषि गतिविधि के अंतर्गत देखी जाती है, इसलिए आपको आंसर ये देना होगा। ये पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अल्प बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्रक के अंतर्गत देखी जाती है, तो कृषि क्षेत्रक के अंतर्गत देखी जाती है। देखिए एक प्रश्न ये आता है, अब इसका एग्जाम्पल्स कैसे कह सकते हैं। मानो एक खेत में 10 लोग लग रहे हैं और वर्ष के अंत में उत्पादन क्या है आपका, मानो 500 क्विंटल है, 500 क्विंटल है। अब इन 10 लोग में से 4 लोगों को शहर में काम मिल गया, वो बाहर चले गए शहर में काम करने हेतु। फिर भी अगले साल 6 लोगों ने काम किया और 6 लोगों द्वारा उत्पादन जब अंत में आया तो क्या आया, तब भी 500 क्विंटल ही उत्पादन हुआ। इससे क्या चीज समझ में आती है कि पहले 10 लोग लग रहे थे और इस बार 6 लोग लगे और उत्पादन में कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब जब 10 लोग लगे हुए थे तो सभी लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे थे, लेकिन जब 4 लोग बाहर चले गए अन्य स्थान पर काम करने, तो 6 लोग अपनी पूर्ण 100% क्षमता से काम करने लगे। अतः क्या पता चलता है कि 4 लोग क्या थे, अल्प बेरोजगारी की अवस्था में थे। यानी वो हमें दिख तो क्या रहे थे कि काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उन 4 लोग अपनी क्षमता से अत्यधिक काम कम कर रहे थे। जो उनकी क्षमता है, क्योंकि अल्टीमेट जब 10 लोग लगे तब भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आया और वहां से 4 लोग चले गए तो 6 लोगों द्वारा भी जब उत्पादन किया गया तो भी उत्पादन वही रहा, उत्पादन में कोई अंतर नहीं आया। अब देखिए एक प्रश्न आता है, अल्प बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? छिपी हुई या प्रछन्न बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 मार्कर प्रश्न आएगा। अल्प बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? छिपी हुई या प्रछन्न बेरोजगारी। प्रछन्न यानी भी क्या होता है, छिपा हुआ। देखिए क्यों कहा जाता है, अगला प्रश्न यही आता है कि अल्प बेरोजगारी को, अब जब ये पूछा जाएगा क्यों कहा जाता है, तो ये प्रश्न 2 मार्कर के रूप में आ जाएगा कि अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रछन्न बेरोजगारी क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी से अलग है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए। अर्थात अब समझिए ये क्या है। अब अगला प्रश्न यहां से भी 2 मार्कर के रूप में आ जाता है कि खुली बेरोजगारी क्या है। ये खुली बेरोजगारी आपसे प्रश्न अंतर भी पूछा जा सकता है, या खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं। खुली बेरोजगारी क्या है, जो व्यक्ति हमें ओपन में दिख रहा है, खुले में दिख रहा है कि इसके पास कोई रोजगार भी नहीं है और ये बेकार बैठा हुआ है, तो वो तो क्या है, खुला बेरोजगार है, ओपन रूप से अनएम्प्लॉयड है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जिसका मैंने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया कि एक घर के 10 लोग खेत में काम कर रहे हैं, तो हमें क्या लग रहा है 10 लोगों के पास काम है, लेकिन एक्चुअल में वो सभी 10 लोग अपनी क्षमता से कम पे काम कर रहे हैं। उनमें से 4 लोगों को बाहर काम मिल गया तो 6 लोगों ने भी खेती का काम किया और उत्पादन वही हुआ। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्प बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत हमें लोग काम करते हुए तो प्रतीत होते हैं, लेकिन वे सभी लोग अपनी क्षमता से कम पे काम करते हैं। इसीलिए हम अल्प बेरोजगारी को क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी से अलग होती है जिनके पास कोई रोजगार नहीं होता और जो बेकार बैठे हुए हैं, यानी खुली बेरोजगारी से अलग होती है, क्योंकि इसमें लोग हमें काम करते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन वे अपनी क्षमता से कम पे काम करते हैं। अब देखते हैं हम संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक कहते हैं, किसे कहते हैं।
ये 2 मार्कर के रूप में हमसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसे कहते हैं। देखिए, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वो उद्यम या कार्यस्थान आते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं एवं सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। सरकार द्वारा पंजीकृत एवं सरकार के नियमों का विनियमों का अनुपालन या पालन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर के जॉब, प्राइवेट कंपनियों में जो लोग लगे हुए हैं वो सभी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सरकारी एवं निजी कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आपके इस संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसका वो क्या है, विशेषता, कि इस क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है, रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए इस क्षेत्र के लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। अर्थात एक बार आपकी सरकारी नौकरी लग गई उसके बाद आपको आसानी से कोई हटा नहीं सकता। आपको एक निश्चित जो आपकी आयु हो गई है 60 वर्ष, उसके पश्चात ही आपको सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है, यानी आपके पास रोजगार की सुरक्षा होती है और इसकी अवधि भी नियमित होती है। इसके अलावा उनसे एक निश्चित समय तक काम करने की आशा होती है, यानी काम के घंटे निर्धारित होते हैं। जैसे 6 घंटे के लिए आप काम करेंगे। हम एक टीचिंग का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे टीचर्स 10 बजे आएंगे और 4 बजे जाएंगे। किसी भी सरकारी ऑफिस 10 बजे खुलेगा या 9 बजे खुलेगा और 6 बजे तक आपको सरकारी ऑफिस खुले मिलते हैं। तो इसमें काम के निश्चित समय निर्धारित होता है और यदि वे अधिक काम करते हैं उस अवधि से ज़्यादा, 6 घंटे से ज़्यादा, तो नियोक्ता द्वारा अर्थात सरकार द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। यानी काम के घंटे निर्धारित होते हैं, 6 घंटे तक उन्हें काम करना है और यदि उससे अधिक वो काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन मिलता है। इसके अलावा नियोक्ता का मतलब क्या है, सरकार या वह प्राइवेट कंपनी जिसमें लोग काम कर रहे हैं। नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे सवैतनिक छुट्टी मिलती है, जैसे रविवार की छुट्टी मिलती है, आकस्मिक अवकाश भी मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय, यानी अगर आप बीमार हो जाते हैं तो उस पर भी आपको चिकित्सकीय छुट्टी मिलती है, मेडिकल लीव कहते हैं जिसे। एवं अंत में क्या है कि जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। तो आपको संगठित क्षेत्र के, आपसे कह सकते हैं संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। तो संगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा होती है। दूसरा, संगठित क्षेत्र के लोगों से निश्चित समय तक काम करने की आशा की जाती है। काम के जो घंटे हैं वो निर्धारित होते हैं। यदि उससे अधिक काम करवाया जाता है तो नियोक्ता द्वारा अतिरिक्त वेतन दिया जाता है, दूसरी विशेषता। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाते हैं, जैसे सवैतनिक छुट्टी दी जाती है, अवकाश काल में भी भुगतान किया जाता है, चिकित्सकीय लाभ दिए जाते हैं, सेवा अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति पे पेंशन भी प्राप्त होती है। तो ये संगठित क्षेत्र की विशेषता हो गई। आपको किन्हीं भी 2 विशेषताओं को पूछा जा सकता है और 2 मार्कर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। परिभाषा के रूप में भी आ सकता है कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्यम या कार्यस्थान आते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और सरकारी नियम और विनियमों का पालन करते हैं। तो यहीं तक इसकी परिभाषा है। तो पहला तो ये प्रश्न आ सकता है कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है ये सभी इसकी विशेषता है आगे। तो किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो रोजगार की सुरक्षा प्राप्त होती है संगठित क्षेत्र में, काम के घंटे निर्धारित होते हैं, विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं, जैसे सवैतनिक छुट्टी मिलती है, आपको मेडिकल लीव मिलती है, भविष्य निधि मिलती है, सेवा अनुदान आदि। और जब आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपको पेंशन भी प्राप्त होती है। अब आते हैं हम असंगठित क्षेत्र। पहले
एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे सब्जी का ठेला लगाने वाला एक व्यक्ति है, या किसी की दुकान पे काम करने वाला मजदूर है। आपने देखा होगा परचूने की दुकानों पर विभिन्न बच्चे काम करते हैं, विभिन्न बच्चे नहीं कह सकते, विभिन्न लोग काम करते हैं या दिहाड़ी के अंतर्गत जो भी लोग काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र की परिभाषा पहली तो 2 मार्कर्स में आपसे यही पूछा जा सकता है। असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत छोटी छोटी या बिखरी इकाइयां होती हैं जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। अर्थात देखिए, जैसे आप किसी दुकान पे काम करते हो और उस दुकान के मालिक ने आपको हटा दिया, तो आप सरकार के पास नहीं जा सकते कि मुझे काम से हटा दिया गया है। तो इसीलिए ऐसी छोटी छोटी या बिखरी इकाइयाँ, यानी छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें या छोटे ऐसे उद्योग जो सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो सभी असंगठित क्षेत्र का आते हैं। जैसे आप दिहाड़ी पे काम करते हो, आप किसी के यहाँ पे काम कर रहे हो और मानो उस ठेकेदार ने आपको काम करने से मना कर दिया, तो आप सरकार के पास नहीं जा सकते। तो ये भी एक गतिविधि किसकी हो गई? असंगठित क्षेत्र की हो गई। अब देखिए इसकी विशेषताएं। पहली बात, इस क्षेत्र के अंतर्गत नियम विनियम तो होते हैं हल्के फुल्के, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता। जैसे कहा जाता है कि किसी भी दुकान पे या वहाँ पे भी काम के घंटे निर्धारित होने चाहिए, बीच में आपको एक आध छुट्टी भी देनी चाहिए, लेकिन सामान्यतः इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। पहली चीज, इस क्षेत्र के अंतर्गत कम वेतन वाले रोजगार होते हैं। जैसे आपको महीने के 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, 5,000 रुपये में ही लोगों को काम पे रख लिया जाता है। और दूसरी बात, ये नियमित भी नहीं हो सकते। अर्थात जैसे जब दुकानदार की इच्छा आई, वह किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ काम करने से मना कर सकता है। इसके अलावा यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने पर, यानी वैसे अपन सरकारी क्षेत्र में देखें तो हमारे काम के घंटे निर्धारित होते हैं, 6 घंटे काम किया जाएगा, या सुबह 9 बजे से 8 शाम को 6 बजे तक काम किया जाएगा, तो भी आपके 9 घंटे हुए। यानी उससे अतिरिक्त काम करने पर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाता, न सवैतनिक छुट्टी दी जाती हैं, बीमारी होने पर छुट्टी दी जाती है तो उसका भी वेतन काटा जाता है, और दूसरा इसमें रोजगार की सुरक्षा नहीं है। यानी विभिन्न प्रकार के जो संगठित क्षेत्र में आपको लाभ मिलते हैं इस टाइप के, वो आपको लाभ इस असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलते। इसके अलावा एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है इस क्षेत्र की, कि आपकी जो आपका काम है वो नियोक्ता की पसंद पर निर्भर किया करता है। यानी आप कि आपके किसी मालिक से नहीं बनी या वो आपको पसंद नहीं करता है, तो वो आपको काम से हटा देता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण के काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तब भी कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। जैसे समझिए एग्जाम्पल, पतंग बनाने का एक उद्योग है। अब जब पतंग का रक्षाबंधन का त्योहार, मकर संक्रांति का त्योहार आता है, तो आप देखिए कि पतंग बनाने वाले कारखानों में बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे मजदूरों को काम मिल जाता है 2-3 महीने के लिए। लेकिन जैसे ही रक्षाबंधन का त्योहार खत्म हुआ, मकर संक्रांति का त्योहार खत्म हुआ, उस क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूर क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे ही आप देखिए फटाका इंडस्ट्री, जब आपके दिवाली का सीजन होता है तो उस समय बहुत सारे मजदूरों को काम मिलता है, लेकिन दिवाली का त्योहार गुजरने के पश्चात फिर वापस से ये लोग अपने इनको काम से हटा दिया जाता है। तो ये असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं हो गई। यहाँ से भी आपको 2 मार्कर के रूप में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 2 विशेषता बता दीजिए कि इस क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी विनियमों का नियमों का पालन नहीं किया जाता है, ये कम वेतन वाले रोजगार होते हैं, ये नियमित नहीं होते, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के लाभ हैं, सवैतनिक छुट्टी, अवकाश का, बीमारी के कारण जो छुट्टी ली जाती है, इस प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाता है। तो 2 मार्कर यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप तैयार रहिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एक अगला प्रश्न जो 2 मार्कर्स के रूप में आएगा आपको, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है। तो पहली बात तो 2005 इसलिए आया क्योंकि ये 2005 में लागू किया गया। अच्छा, इसका नाम महात्मा गांधी बाद में लगाया गया, पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। राष्ट्रीय का आपका हो गया नेशनल, ग्रामीण का रूरल, गारंटी एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी एक्ट। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, नरेगा। नरेगा सभी ग्रामीण इलाके के सभी बच्चे जानते हैं कि नरेगा क्या होता है। नरेगा में लोग काम करने जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बताया, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट। तो पहले नरेगा में लोग बहुत सारे काम करते थे, उसके बाद में इस पे लग गया महात्मा गांधी, तो ये हो गया महात्मा गांधी के बाद मनरेगा। महात्मा गांधी लगने से क्या हो गया, मनरेगा, कि मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो बात एक ही है। अब समझिए क्या था। केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 के अंतर्गत भारत के सभी, जो लगभग 635 के आसपास जिले थे, 630 से 35 के आसपास जिले थे, उन सभी में यह है कानून, एक कानून बनाया और उसको लागू किया। काम करने का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है, यह कानून क्या कर दिया, लागू कर दिया, ये कानून बनाया। इसी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहते हैं, मनरेगा कहते हैं। क्या कानून बनाया, तो इस चीज को समझ लीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में भारत के सभी जिलों में काम का अधिकार, काम पाने का अधिकार लागू किया। इस कानून को क्या कहा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा गया। पहली चीज क्या था, इसकी विशेषताएं बताइए। इस अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में, ये ध्यान दीजिए, एक वर्ष में 100 दिन का, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई, यानी मिनिमम एक वर्ष में 100 दिन तो आपको काम दिया ही जाएगा। 100 दिन का रोजगार पाने का आपका अधिकार है। और ऐसे व्यक्ति को जो काम करने में सक्षम है और जो काम की जिन्हें जरूरत है। अच्छा, एक चीज समझिए कि एक व्यक्ति जो चौराहे पे ताश खेलता हुआ प्रतीत होता है, उसको अपन कहेंगे चलो काम पे चलो, दिहाड़ी पे चलो, तो वो नहीं जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को इसके अंतर्गत 100 दिन के रोजगार की गारंटी नहीं दी है, जो काम करने का इच्छुक ही नहीं है। पहली चीज क्या है इसमें, काम करने में सक्षम है और काम करने का इच्छुक है, उसी को तो कहेंगे बेरोजगार, जो काम करने का इच्छुक है और उसको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये कंडीशन जरूर है कि व्यक्ति को काम करने का इच्छुक होना चाहिए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उन सभी लोगों को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है। दूसरी बात, इसकी दूसरी विशेषता, पहली विशेषता तो ये हो गई। दूसरी विशेषता क्या है कि सरकार यदि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने में असफल रहती है, यदि 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती है, तो वह लोगों को क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी भत्ते का कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर एक व्यक्ति को सरकार एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाती है, तो उसको क्या देना पड़ेगा, सरकार को बेरोजगारी भत्ता का इसमें प्रावधान है। तीसरी वरीयता, तीसरे जो इसका विशेषता है वो क्या है
इस अधिनियम के अंतर्गत उन कामों को वरीयता दी जाएगी, ऐसे कामों को जो भविष्य में भूमि के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अर्थात आपका विभिन्न प्रकार के सिंचाई से संबंधित काम, विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण, विभिन्न प्रकार के भूमि उन्नयन से जुड़े हुए कामों को वरीयता दी जाएगी। इसके अंतर्गत ऐसे कामों को भी दी जाती है, सड़क निर्माण, सड़कों का जीर्णोद्धार, इस टाइप के कामों को भी दी जा सकती है जो आधारभूत संरचना से रिलेटेड है। लेकिन प्रथम जो प्राथमिकता किसको दी जाएगी कि जो भूमि के उत्पादन को बढ़ाने वाले हों, जैसे नहरों का निर्माण हो गया, विभिन्न प्रकार के अभी मैंने बताया वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम है, भूमि के उत्पादन को बढ़ाने वाले कार्यक्रम है उनको। तो 3 विशेषता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएगी ऐसे व्यक्तियों को जो काम करने में सक्षम है और काम की जिन्हें जरूरत है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में असफल रहती है तो वह उनको क्या देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी। और तीसरी, इस अधिनियम के अंतर्गत उन कामों को वरीयता दी जाती है जो भविष्य में भूमि के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब एक 2 मार्कर्स आपसे पूछा जा सकता है, अंतर के रूप में भी पूछा जा सकता है या आपके लिए अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्रक किसे कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक को आप एक सिंपल से भाषा में समझिए, सरकारी क्षेत्रक भी कह सकते हैं हम, आपको समझने में आसानी होगी। सरकारी क्षेत्रक का मतलब सार्वजनिक क्षेत्रक ही होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी अधिकार होता है, और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध करवाती है। यानी सरकारी क्षेत्रक या सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतर्गत जितनी भी संपत्तियां हैं उन पर सरकार का अधिकार होता है और उससे संबंधित जितनी भी सेवाएं प्रदान करने का काम भी जो जनता को है वो किसका होता है, सरकार का दायित्व होता है। जैसे एग्जाम्पल 1 मार्कर के रूप में कि सार्वजनिक क्षेत्र को उदाहरण बताइए, तो आपके रेलवे है, डाकघर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका जो पहले BSNL था वो भी एक कंपनी थी जिसमें सरकारी अधीन थी, अब धीरे धीरे उसके स्थान पे क्या आ गई, जियो की कंपनी आ गई है, तो वो प्राइवेट सेक्टर का एक एग्जाम्पल हो गया। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषताएं बताइए, यहाँ से 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी कंपनियां। अब इसका प्रमुख सरकार के जो सरकारी क्षेत्रक है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य या ध्येय लाभ कमाना नहीं होता। पहली बात तो केवल लाभ कमाना नहीं होता बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण, जनता की भलाई करना होता है। हालांकि लाभ तो हर एक क्षेत्र के ही कमाना चाहेगा, सरकारी जो कंपनियां हैं वो भी ऐसा थोड़ी है कि हानि में अपना काम करेंगी, लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जन कल्याण, जनता के हितों को ध्यान में रखता है। उसके बाद में लाभ कमाना, यानी हानि में भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो क्षेत्र काम ही नहीं कर पाएगा। दूसरा, इस टाइप के जो सरकारी व्ययों पे सरकारी सेवाएं जो प्रदान करती है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, उन पर जो व्यय होता है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या करती है, कर लगाती है लोगों पर, और करों से जो कर प्राप्त होते हैं उनसे सरकारी जो क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने का कार्य किया जाता है। तो सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत वे संपत्ति आती है परिभाषा के अंतर्गत कि कैसे कहते हैं कि ऐसी संपत्तियां, ऐसे क्षेत्र जिसकी अधिकांश संपत्तियों पर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है, और वो सभी सेवाएं सरकार ही उपलब्ध करवाती है। इसकी उदाहरण कौन है, रेलवे है, डाकघर है, आपका PWD है, आपके ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, सरकारी हॉस्पिटल्स। इसके अलावा आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र का
जो विशेषताएं बताइए, 2 विशेषताएं पूछ सकता है आपसे। तो पहला उद्देश्य तो क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जनता का भला करना होता है, जन कल्याण होता है। दूसरी बात कि सरकार इन सेवाओं पर जो व्यय किया जा रहा है उसकी भरपाई के लिए क्या लगाती है, लोगों के ऊपर कर लगाती है। ठीक है, अब आते हैं हम निजी क्षेत्र पे कि निजी क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर किसका स्वामित्व होगा, निजी लोगों का होगा। और ये सेवाएं का वितरण प्रदान करने का काम भी कौन करता है, एक व्यक्ति करता है या एक कंपनी करती है। जैसे एक एग्जांपल अभी मैंने दिया जियो का। जियो है, आज सबके पास मोबाइल्स हैं जियो के। तो यहाँ पे जियो की जितनी भी संपत्तियां हैं, जितने भी टावर्स हैं, जितनी भी इसकी जो ऑफिसेज है, उन पर किसका अधिकार है, मुकेश अंबानी का अधिकार है। या अगर टाटा कंपनी ले लें तो उसका पास भी जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, उसके जितने भी ऑफिस हैं, उन पर एक व्यक्ति टाटा कंपनी का अधिकार है या एक व्यक्ति का अधिकार है, जैसे रतन टाटा चल रहे हैं इस समय। और सेवाओं का वितरण, यानी जैसे जियो के संबंधित सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होगी या उसी एकल व्यक्ति की होगी। तो पहली जो विशेषता है कि निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र के जो संपत्तियां हैं उन पर स्वामित्व और उन सेवाओं का वितरण करना की जिम्मेदारी किसके पास होती है, एक व्यक्ति के पास होती है, एक कंपनी के पास होती है। एग्जाम्पल के लिए टाटा कंपनी ले लीजिए आप, वन मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, या रिलायंस कंपनी मान लीजिए। विशेषता क्या है कि निजी क्षेत्र की गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ अर्जित करना होता है। प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुनाफा कमा जाए, लाभ कमाया जाए। इसका उद्देश्य जन कल्याण नहीं होता। जन कल्याण किसका उद्देश्य होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकारी क्षेत्र का। दूसरी, इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें उन एकल स्वामियों को या कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। हम जब जियो की सिम लेते हैं या जियो का रिचार्ज करवाते हैं तो अपन भुगतान करते हैं क्या, नहीं करते। रिचार्ज करवाते हैं उसके लिए पैसा अपन प्रदान करते हैं। तो इन एकल कंपनियों को या कंपनियों को या एकल स्वामियों को हमें क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो ये इसके विशेषताएं हो गई। निजी क्षेत्र की विशेषताएं बताइए। तो 2 विशेषता किसी, तो सिंपल सी बात है। यहाँ से 2 मार्कर प्रश्न भी आते हैं और 1 मार्कर। 1 मार्कर तो क्या आएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। तो रेलवे है, डाकघर है, सरकारी विद्यालय है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हो गए। निजी क्षेत्र के अंतर्गत टाटा कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये उदाहरण हो गए। किसे कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों पर स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है, एवं सरकार ही जनता को सेवाएं उपलब्ध करवाती है, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण का जिम्मेदारी है वो किसी एक व्यक्ति की या एक कंपनी की होती है, निजी क्षेत्र कहलाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन और वस्तुओं के वितरण की जिम्मेदारी सरकार की होती है और विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जबकि निजी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर स्वामित्व भी और उन सेवाओं का वितरण भी सरकारी वो निजी लोग क्षेत्र के लोगों के अधीन होता है। एक सबसे प्रमुख जो अंतर है वो क्या होता है, निजी क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना होता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जनता का कल्याण करना होता है। दूसरी बात क्या होती है कि निजी क्षेत्र की जितनी भी सेवाएं हम प्राप्त करते हैं उनके बदले हमें एकल कंपनियों को या एकल स्वामियों को क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। जबकि जैसे आप 1ली से 8वीं तक अध्ययन कर रहे हो तो आपको कोई भी सेवा नहीं शुल्क नहीं देना पड़ता विद्यालय में। तो इसके लिए क्या करती है सरकार, सरकार करती है विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर जो व्यय होता है
उसकी भरपाई किससे करती है? करों से। हमारे ऊपर कर लगा देती है विभिन्न प्रकार के। आज देखिए निःशुल्क चिकित्सा है, सरकारी जो हॉस्पिटल्स में विभिन्न प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क हैं। तो अब ये निःशुल्क प्रदान की जा रही है, तो कैसे की जा रही है? उसके लिए सरकार क्या करती है? लोगों के ऊपर कर लगा देती है। तो कर से उनकी सेवाओं की भरपाई की जाती है। धन्यवाद स्टूडेंट। यहाँ से इस चैप्टर से जितने भी 1 मार्कर 2 मार्कर्स हैं इस वीडियो में आपको बताए गए हैं, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो देखने के पश्चात आपके 1 मार्कर्स 2 मार्कर्स और इस चैप्टर के जो 5 मार्क्स हैं वो आप आसानी से प्राप्त करने में सफल होंगे। मेरी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर उपयोगी लगा है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।